रविंद्र सिंह भाटी या फिर हरीश चौधरी या फिर उम्मेदाराम बेनीवाल, कौन है बाड़मेर की जनता के दिलों में और कौन है बाड़मेर का असली किंग, ये आपको पता चलने वाला है इस विश्लेषण में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से आज हम बाड़मेर की सियासत की चर्चा करने वाले हैं, अगर हम बाड़मेर की सियासत को देखें तो वहां पर से रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से अपना ग्राफ बढ़ाया है, जनता से अपने रिश्ते को मजबूत किया है, फिर चाहे से उस रिश्ते को देख लीजिए, या फिर एक तरफ है हरीश चौधरी भी अभी इन दिनों बाड़मेर की सियासत में बहुत ज्यादा एक्टिव है। बीच में ऐसा लग रहा था कि बेनीवाल की जो उन्होंने राजनीति की थी, उम्मेदाराम बेनीवाल को लाने की आरएलपी से, उसके बाद वो थोड़ा थम गए हैं, लेकिन नहीं, अब वो फिर से उसी जोश में दिखाई दे रहे हैं। तो बाड़मेर के अंदर इन तीनों नेताओं का अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा ऐसा नेता आपको लग रहा है जो असली हीरो कहलाने लायक है बाड़मेर का? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर की पूरी हम लोकसभा विधानसभा सब कुछ अगर देखें, इस मरुधरा की धरती पर कौन सा राजनेता बेहतर काम कर रहा है, ये आकलन लगाना अब इसलिए सही है क्योंकि अब काफी वक्त हो चुका है, दोनों चुनावों को काफी वक्त हो चुका है, और ऐसे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं शिव के विधायक, और उनका कंपैरिजन इसलिए भी है क्योंकि वो शिव के विधायक होने के साथ साथ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी रहे हैं। दूसरे बायतू के विधायक हरीश चौधरी, उनका इसलिए क्योंकि वो बायतू के विधायक तो हैं ही, लेकिन पूरे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के कांग्रेस के किंग पिन है। कौन कांग्रेस का बंदा आएगा जाएगा, उसको बनाने वाले वो किंग पिन है। और तीसरे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जिनको बनाने में भी हरीश चौधरी की भूमिका रही है। अगर इन सबको देखा जाए तो एक्टिविटी के तौर पर हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी दोनों ही एक्टिव है, और उम्मेदाराम बेनीवाल पूरी तरह से निष्क्रिय, शिथिल और कुछ नहीं करने वाले सांसद के तौर पर साबित हुए हैं। तो वहां उनका नंबर तो सबसे पीछे आता है। अब ये दोनों जब एक्टिव हैं तो एक्टिव होते हुए कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है बेहतर, इसको अगर देखा जाए तो हरीश चौधरी के काम में षड्यंत्र की बू आती है, इससे कोई भी इसको नहीं नकार सकता। दूसरा, जनता की पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देती, कंपनियों के साथ वो दिखाई देते हैं, ये एक और माइनस पॉइंट है। हाँ, अपनी जनता के बीच वो एक्टिव जरूर है, जाते रहते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन उस संवाद के पीछे से कंपनियों को साथ देते हैं, यहाँ एक माइनस पॉइंट आ जाता है। दूसरी, षड्यंत्र की जहां तक बात है, वो षड्यंत्र पूर्वक बाड़मेर के सर्वे सर्वा कांग्रेस के नेता बनना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कई बार किया है। हनुमान बेनीवाल से दुश्मनी एक तरफ, जहां उनके खुद के उस वक्त के मुख्यमंत्री उन्हें इंडिया गठबंधन में ला रहे थे, आप उनसे दुश्मनी निभा रहे थे, उनकी पार्टी के बंदे को तोड़ रहे थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किस तरह से उन्होंने कांग्रेस में काम किया कि कांग्रेस में अमीन खान वगैरह सबको निकलवा कर, और कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी की भी पूरी राजनीति का संन्यास करवाने में भी एक तरह से इनकी हिडन भूमिका देखी जाती है। तो बचा कौन? यही बचे। उम्मेदाराम बेनीवाल को तो हमेशा से बाहर से आया हुआ व्यक्ति ही गिना जाएगा। तो ये अपना एक छत्र राज कांग्रेस में करना चाहते हैं, और वो रणनीति नहीं षड्यंत्र के तहत करना चाहते हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट है। आपको नहीं लगता कि बाड़मेर जैसे में लोकसभा क्षेत्र में कुछ जातिगत समीकरण बैठाने की जो टेक्निक हरीश चौधरी के पास है, क्या उस टेक्निक को ओवरकम रविंद्र सिंह भाटी कर पाएंगे? देखिए, जातिगत समीकरण बैठाने की टेक्निक जिसे आप कह रही हैं, वो एक तरह से षड्यंत्र के रूप में किया गया। उसमें क्या किया गया कि बाड़मेर में अभी तक क्या हो रहा था कि कांग्रेस के पास कुछ अल्पसंख्यक नेता भी थे जो बड़ी भूमिका निभा रहे थे, अमीन खान थे और भी लोग थे। उन अल्पसंख्यक नेताओं को किनारे किया गया ताकि उनकी शक्ति शिथिल हो जाए, और फिर बचे जाट कौम, क्योंकि जाट क्षेत्र है पूरा। जाट क्षेत्र में
आरएलपी का अच्छा प्रभाव है क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल के फैन है। हनुमान बेनीवाल के चेहरे पर वो उम्मेद राम बेनीवाल को वोट देते थे, तो वहां से उम्मेद राम बेनीवाल को निकाल लिया गया ताकि हनुमान बेनीवाल के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं बचे। अब आप ये समझिए, उनको निकालकर एक बार के लिए सांसद बना दिया, अब अगली बार से उनकी राजनीति पूरी खत्म करने की तैयारी है। तो ये सब षड्यंत्र रूपी उससे हो रहा था। लेकिन अगर आप रविंद्र सिंह भाटी को देखिए, वो जाति से भले ही राजपूत हैं और उनको अल्पसंख्यक जो विधायक पुराने कांग्रेस के थे उनका सपोर्ट भी है, लेकिन उनके किसी भाषण में जाति की बात हुई हो तो बताएं, किसी भाषण में विरोधी को नाम लेकर उसके खिलाफ कुछ बोला हो तो बताएं। वो न जाति की बात करते हैं, न विरोधी से दुश्मनी करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि पीड़ित है अगर जनता, तो चाहे सामने कंपनियां भी हो उनका भी विरोध करते हैं। और जनता अगर उनकी शिव की जनता पर पुलिस ने कोई भी प्रताड़ना की या कोई भी गलत चीज हुई तो उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये बात रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय होते हुए भी लोकप्रिय रखती है, इलेक्शन पास में नहीं होते हुए भी लोकप्रिय रखती है। जो कहते थे कि वो सिर्फ रील वाले नेता है, अरे अब तो रील बनने की जरूरत भी नहीं है। वो इसलिए पॉपुलर है, इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि वो जनता के साथ खड़े रहते हैं। और इस वजह से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के क्षेत्र में अगर लोकप्रियता की दृष्टि से देखें, पीड़ितों के पीड़ा हरने की दृष्टि से देखें, शिव को आगे बढ़ाने का एक जुनून के तौर पे देखें, अपनी विधानसभा को आगे बढ़ाने की एक जुनूनी शख्सियत के तौर पे देखें, विधानसभा में असल में जनता के मुद्दे उठाने के तौर पे देखें, तो इन सब मुद्दों में रविंद्र सिंह भाटी खासे आगे हैं। उसके अलावा वो युवा है, उनमें जुनून है, उनमें एनर्जी है, इन सब चीजों का और प्लस पॉइंट आता है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम प्रभाव की बात करें, जब हम तीन नेताओं का कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं, तो उम्मेदराम बेनीवाल अपने दम पर 200 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हरीश चौधरी के प्रभाव की बात करें, हाल ही में बाड़मेर जिले में जो रैली निकाली गई, जय हिंद रैली में, आप उसमें पायलट भी ले लीजिए, तमाम सारे बड़े नेता थे, इसलिए बमुश्किल कुछ हजार लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो पाई। और रविंद्र सिंह भाटी के प्रभाव की बात करें तो नाम सुनते ही जब लोगों में इतना उत्साह आ जाता है कि अपने आप बिन बुलाए लोग पहुंचने लगते हैं, तो उनके प्रभाव की बात देखिए, ये जो प्रभाव है आप रैलियों में भीड़ की दृष्टि से देखेंगे तब तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इस प्रभाव को इस दृष्टि से भी देखिए कि ये बाकी तमाम नेता पार्टी के छाते के अंडर, पार्टी की छाया के अंडर, पार्टी के नाम के अंडर वोट मांगते हैं तो कितने वोट मिलते हैं। और पहली बार निर्दलीय के तौर पे, बिना किसी पार्टी की छाया के, बिना किसी और आदमी के, क्योंकि अगर भाजपा का कोई वोट मांगता है तो वो मोदी के चेहरे पे मांगता है, अगर कांग्रेस का मांगता है तो वो पायलट के चेहरे पे मांगता है, राहुल गांधी के चेहरे पे मांगता है। इनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं होते हुए भी 6 लाख से ज्यादा वोट लाना अपने चेहरे पे, अपने दम पे, अपनी चीज पर, तो ये अपने आप में बताता है कि क्या मादा है, क्या जुनून है। हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले पे अभी चुटकी ली थी कि मैं अपने दम पर या छात्र नेताओं के साथ के दम पर 1 लाख लोग इकट्ठा कर पाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूरे दिग्गज नेता एक मंच पर विरोधाभास होने के बावजूद बैठे थे तो भी वो 2500 लोग तक इकट्ठे। यही तो बात है, कांग्रेस विपक्ष के तौर पे है ही कहाँ, कांग्रेस नदारद है, मिसिंग है, खत्म है। और वहां षड्यंत्रों से काम करने वाला ही आगे जा पाता है, ये स्पष्ट हो चुका है। फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, अभी हरीश चौधरी हो, किसको किसका मोहरा बनाना है, कैसे षड्यंत्र करना है, कांग्रेस का बस यही खेला है और इसी खेले के तहत कांग्रेस चलती है। यही सैड रियलिटी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये सारी चीजें, ये सारे सबूत बताने के लिए काफी है कि कौन है बाड़मेर का असली हीरो। उम्मेदराम बेनीवाल सिर्फ अपनी सांसदी को एंजॉय कर रहे हैं, अभी उसका लुत्फ उठा रहे हैं। एंजॉय भी एक्चुअली नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कांग्रेस में चले तो गए, लेकिन काम करेंगे तो इटली के लोगों से पूछना पड़ेगा, परिवार के लोगों को पूछना पड़ेगा, आगे बढ़नी है तो चाटुकारिता करनी पड़ेगी, चरण चुम्बन करने पड़ेंगे। कांग्रेस की ये सारी बातें उन्हें शायद उसमें अंदर जाने से पहले पता नहीं थी। अब करें तो करें क्या, ऊपर वालों को तो करना ही है, परिवार वालों को तो करना ही है,
लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी हायरार्की है। गहलोत के बन के रहे, पायलट के बन के रहे, चौधरी के बन के रहे, हेमाराम के बन के रहे, ये पूरी असमंजस में है। और हरीश चौधरी के प्रभाव की बात करें तो सभी को पता है ज्यादातर बायतू के बाहर हरीश चौधरी को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, इसलिए वो उनकी इच्छा भी अभी यही है कि बायतू का विधायक दोबारा से बन जाऊं मैं, उनकी इच्छा भी वही है। लेकिन बात यह है कि हरीश चौधरी को बाहर भी लोग जानते हो थोड़े बहुत, तो वो उनके राजनीति में पुराने हैं, थोड़े षड्यंत्र कर लेते हैं, इन सब बातों की वजह से जानते हैं। लेकिन क्या ये काम कर पाएंगे? इन्होंने इतने साल विधायक रहकर, पब्लिक लाइफ में रहकर क्या कुछ बेहतर किया अभी तक बाड़मेर का? इसका हिसाब दे पाएंगे? तो कोई हिसाब नहीं है। आप समझ रहे हैं इसका? तो अभी अगर इन तमाम सारे लोगों में देखा जाए तो पहले नंबर पे कोई डाउट ही नहीं है, रविंद्र सिंह भाटी आते हैं और फिर हरीश चौधरी आते हैं और फिर उमेदराम बेनीवाल आते हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी इन सारे मापदंडों पर खरे उतरते हुए तेजी से इन मानकों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़ेंगे भी। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। अगर आपने सुना है पूरा विश्लेषण तो इन तीनों में से क्या आपको भी हमारी राय सही लगी? क्या आप उससे सहमत है या फिर आपका आंकलन कुछ और कहता है? जरूर से शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।